एक फिल्म की रिलीज को लेके अगर सवाल खड़े हो जाए और फिर वो फिल्म एक विवाद में पड़ जाए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं फिल्म रिलीज होने से पहले ही बहुत कुछ कह जाती है लोगों से। और कुछ आई थिंक कुछ ऐसा ही हुआ है नेटफ्लिक्स और वायरफ की फिल्म महाराज, जिसे आना था पिछले हफ्ते, लेकिन वो डिले हो गई जब कुछ हिंदू संगठन उन्होंने इस फिल्म को इसके इसके खिलाफ आवाज़ उठाई एंड दे डिमांडेड। ये फिल्म हिंदुओं का रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, इट डिफेम्स अ सर्टेन कम्युनिटी, और इसलिए कुछ संगठन ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब कल कोर्ट का फैसला आ गया और कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि ये फिल्म डज नॉट हर्ट एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और इसे आदेश दे दिए गए नेटफ्लिक्स को कि आप इसे अपने प्लेटफॉर्म में रिलीज कर सकते हैं। तो कह रही जो कहानी है, इट टेक्स अस बैक इनटू 1862। तो जब उस समय जो पुष्टि मर के जो रिलीजियस जो हाई प्रीस्ट थे, वन जादूनाथ ब्रिजनाथ महाराज, उन्होंने एक मानहानि का केस ठोका था अगेंस्ट दिस पर्सन करसनदास मूलजी को, जो खुद एक पुष्टिमर कम्युनिटी से आते थे। दरअसल मूलजी, इनका एक अखबार इन्होंने खोला था, सत्य प्रकाश, और उस अखबार के अंदर इन्होंने ये कहा था कि धर्म के नाम पे यहाँ पे पाखंड मचाया जा रहा है, क्योंकि एज पर दैट आर्टिकल the high priest was sexually exploiting women of the community। अब मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ कि जो कुछ हमने पढ़ा है इस विषय के बारे में, जितना हमने पढ़ा है इस मामला, ये जो केस था ये तो सिर्फ लाइबल जो माना डेफेमेशन का केस था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग क्रिमिनलिटी ऑफ एक्सक्यूज मी जादूनाथ महाराज, उस चीज़ को लेके तो हमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। सो उस हिसाब से आई थिंक जब किसी एक मैटर में सिर्फ इतना क्लियर है कि हाँ वो डेफेमेशन केस डिसमिस कर दिया गया था करसनदास मूलजी के खिलाफ, लेकिन जो जादूनाथ महाराज है या फिर जो बाकी उस संगठन के उस दौरान जो लोग शायद विमेन को स्पेशली एक्सप्लॉइट करते होंगे एलिजेडली, उनके खिलाफ कोई ऐसा क्रिमिनल एक्शन की तो हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो फिर इस स्थिति में जहाँ पे मैं कहूँ एक एम्बिगिटी हो, तो क्या किसी प्रोडक्शन हाउस या किसी डायरेक्टर को या किसी राइटर को ऐसे विषय पे एक फिल्म बनानी चाहिए? पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ फ्रॉट विथ रिस्क, बिकॉज ये देखो पिछले साल बंदा फिल्म आई थी, तो बंदा को तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो फिल्म दैट वाज बेस्ड ऑन द मिसडीड्स ऑफ बापू आसाराम, और वो तो आज की कहानी है। बापू आसाराम हैज़ बीन कन्विक्टेड इन रेप एंड मर्डर, वो तो अभी भी जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। तो वहाँ तो खैर इतना कोई चिंता का विषय नहीं था, हालांकि उस फिल्म को लेके भी कुछ सोशल मीडिया पे लोग उसे एक एंटी हिंदू फिल्म बता रहे थे। और तो खैर अब महाराज जो कहानी है 1862 की, जाहिर है 162 साल के बाद इस कहानी पे कोई फिल्म बनाता है। एंड यदि आई थिंक इफ आई वाज इन अ प्रोड्यूसर, I would have definitely thought twice before backing such a story। ये फिल्म वैसे तो खैर इट्स बेस्ड ऑन अ बुक बाय एन ऑथर सौरभ शाह, जिनकी बुक 2013 में आई थी, और फिर 2021 में कुछ 5 लोगों ने मिलकर एक और बुक लिखी अबाउट द ट्रू टीचिंग्स ऑफ पुष्टि मरगा, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द महाराज लाइबल केस ऑफ 1862। हमने दोनों भी किताब पढ़ी नहीं है, क्योंकि वायरफ की फिल्म सौरभ शाह की किताब पे महाराज उस पर आधारित है, और जैसे कि हमने ये फिल्म देखी, तो ये फिल्म तो ऑब्वियसली ये आपका ध्यान आकर्षित करता है टूवर्ड्स द alleged malpractices under the name of religion during that time। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, समस्या ये नहीं है कि इस विषय पे किसी ने कहानी बनाई, यहाँ दाद देनी पड़ेगी बहुत प्रोड्यूसर्स की, और प्रॉब्लम आई थिंक जो है इसकी स्टोरी नहीं है। और यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये फिल्म इन नो वे ये आपके किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती है। बस समस्या अगर है तो जिस अंदाज से ये फिल्म बन के आई है, मतलब बहुत ही मेरे हिसाब से स्क्रीन प्ले इसका बहुत ही बेहद कमज़ोर है। स्नेहा विपुल मेहता, आई डोंट नो उन्होंने इससे पहले क्या लिखा है, और स्नेहा देसाई इज़ मोर इन द कैपेसिटी एज एन एडिशनल, जिन्होंने एडिशनल स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखा है। सो और ये किताब हमने पढ़ी नहीं है, बट ये फिल्म देख के ऐसा लग रहा है कि जो कुछ विकिपीडिया पे इस विषय के बारे में, महाराज लाइबल केस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, और बस कुछ वैसा ही स्क्रीन प्ले आपको, एक विकिपीडिया स्टाइल का स्क्रीन प्ले आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है।
फिल्म की कमज़ोर कड़ी इसकी राइटिंग है, इसका स्क्रीन प्ले है ही। और ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि ये विषय ऐसा है कि इसे बिल्कुल हल्के में लिया नहीं जा सकता। इसे आप कॉमेडी में कुछ यू कांट गाइज इट अंडर अ कॉमेडी। और आई थिंक दैट वाज आल्सो द प्रॉब्लम विद जयेश भाई जोरदार, जो फीमेल फिटिसाइड उसका विषय था, लेकिन उसने हंसी मजाक में उसे उस इशू को कहीं दबा दिया था। अब जो एक इंटेंसिटी सीरियसनेस ऐसी स्टोरी में जो चाहिए थी, वो हमें इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो बिल्कुल दिखा नहीं। जहाँ एक तरफ ऑब्वियसली जो मेन विषय वही है कि औरतों का यौन शोषण, लेकिन ऐसा पर्सनली मुझे लगा कि शायद डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स वो ज़्यादा चिंता में थे कि हम एलिजेड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे तो हम बताएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हाँ जो पुष्टिमर कम्युनिटी है और बाकी हिंदू कम्युनिटीज़ है वो भड़क ना जाए। तो इसका स्क्रीन प्ले देख के मुझे थोड़ा बहुत ऐसा ही लग रहा था कि बड़ा संभल संभल के चल रहे हैं। लेकिन आई थिंक जब ऐसी कहानियाँ आती है तो इट्स सिंपल, या तो आप बिल्कुल निडर होकर इसे बनाइएगा, और आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कॉल्ड एज बीइंग डिप्लोमेटिक इन सच काइंड ऑफ स्टोरीज। और ये जो स्क्रीन प्ले है मुझे ऐसा लगा कि while it is obviously it spells out what is wrong, लेकिन साथ ही साथ इट इज़ टेकिंग एक्स्ट्रा केयर कि पुष्टिमर कोई धर्म कोई कम्युनिटी ना भड़क जाए। तो स्क्रीन प्ले के हिसाब से भी मुझे इस फिल्म में काफ़ी खामियां लगी। और फिल्म की जो सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है मेरे ख्याल से वो है इसकी कास्टिंग। अब हमने बात की थी जयेश भाई जोरदार की, वहाँ पे भी है जे। और इस फिल्म में जो महाराज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नाम बदल दिया गया, यदुनाथ महाराज, दैट्स प्लेड बाय जयदीप अलावत। जयदीप के नाम में जय है। और फिर इनके जो करसन दास प्ले कर रहे हैं आमिर खान के बेटे जुनैद, उनके नाम में भी जय है। और कुछ थोड़ा बहुत इसका स्क्रीन प्ले जयेश भाई जोरदार जैसा लगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी बट प्योरली इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट। जे का हमने जिक्र किया, तो जो महाराज जी है उन्हें जे करके बुलाते हैं। अब नॉर्मली अगर आप देखें ये जो शब्द है, हिंदी शब्द जो है जय वो हिंदी है, और गुजरातियों में जय जिनेंद्र बोला जाता है। उसका भी एक अर्थ होता है बेसिकली आई थिंक टू रिस्पेक्ट, टू प्रेज समवन हु इज काइंड ऑफ पावरफुल और डिवाइन। लेकिन इस फिल्म में जो जे जिस अंदाज में बोला जाता है, दैट साउंड्स मोर लाइक जे इंग्लिश में वो ऐसा लग रहा है। अब भले ही ब्रिटिश एरा में सेट हो, आई थिंक फिल्म शुरू से वहीं से मार खाती है, क्योंकि ये कुछ ऐसा लगता है कि यदि कोई एक भारतीय वो कहीं इटली चले जाए पोप से मिलने के लिए, और कोई पोप का नाम रख दे बिरजू महाराज, और तो कुछ हिसाब का वही है कि मतलब ये जो कहानी है पुष्टिमर उस समय की, जो जादूनाथ पुष्टिमर के जो हेड प्रीस्ट थे जादूनाथ ब्रिजनाथ महाराज और गुरुजी, तो जब आप सुनते हैं पूरी फिल्म में जे somehow it just does not connect. I think it had to be जय जिनेंद्र करके। अब शायद डर के मारे इन्होंने इसलिए इसे बिल्कुल शॉर्ट रखा है। दैट इज आई थिंक वो पहली चीज़ है जो आपको बिल्कुल भाती नहीं। और उसके बाद फिर जो माशाअल्लाह जो क्या परफॉर्मेंसेस है, एक से एक मैं कहूँगा बहुत ही टेरेबल। आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपना डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से। एंड ये फिल्म ऑब्वियसली क्योंकि ये सत्य की बात करती है और कि निडर होकर आपको सच बोलना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि अगर आमिर खान या उनके बेटे मेरा ये रिव्यू देख रहे हैं तो दे विल रिस्पेक्ट आवर ऑनेस्टी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जुनैद इज वे टू रॉ एट द मोमेंट, इज टू नॉविस आई थिंक। और एक एक्टर के लिए क्या रहता है, या तो आपके पास स्क्रीन प्रेजेंस हो या आवाज़ हो। इनके पास ना ही स्क्रीन प्रेजेंस है ना ही इनके पास आवाज़ है, तो फिर आप कम से कम थोड़ी एक्टिंग तो दिखा सकते थे। लेकिन स्टार्ट से एंड तक काफ़ी कमज़ोर लगे हमें जुनैद। और आई डोंट नो पहली बात कि उन्होंने ये फिल्म क्यों ली। उनके पिता ही इज़ नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सी, स्पेशली इन्वोकिंग द आयर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। पीके फिल्म में जो कुछ सीन दिखाए गए थे जिसको लेके आज भी उनके पिता को ताने मारे जाते हैं। तो फिर आई एम श्योर आमिर खान, क्या उन्होंने अपने बेटे को बोला नहीं कि भाई अगर तू ये फिल्म करेगा तो बड़ा रिस्की है, यू कांट हैव, क्या आमिर खान ने उनसे कहा कि आप ऐसा सब्जेक्ट अपनी पहली फिल्म के लिए ना चुनें। खैर, लेकिन अगर आपको याद हो कुछ लापता लेडीज़ के दौरान मैंने एक वीडियो देखा था आमिर खान का, जहाँ वो कह रहे थे कि आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है। तो आई कैन ओनली अज्यूम दैट कि शायद पिता ने कुछ
कहा होगा और बेटे ने सुना नहीं दिया। खैर प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम स्टोरी के नहीं बट रॉन्ग कास्टिंग हुई। आई थिंक जुनैद अभी बहुत ही कच्चे हैं एंड इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता था कि सनी देओल के जो बेटे करण देओल, जो कुछ साल पहले उनकी एक फिल्म आई थी, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है, बट वो फिल्म मैंने देखी नहीं थी, सिर्फ ट्रेलर देखा था। और फिर कुछ लोगों ने जो वो फिल्म देखी थी और जो उन्होंने मुझे ओपिनियंस दिए थे कि कैसे आई थिंक करण इज सिंपली अ नॉन एक्टर, और जुनैद खान की ये डेब्यूटेंट परफॉर्मेंस देख के आई एम अफ्रेड टू से उन्हें अभी अभी तक एक्टिंग का ए भी सीखना बाकी है। ओके, जुनैद इज डिसअपॉइंटिंग, जयदीप अहलावत इज अ जीनियस ऑफ एन एक्टर, और लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगा कि इस रोल के लिए वो बिल्कुल फिट नहीं बैठे। एक तो वो बिल्कुल दिख रहा है कि नकली विग उनको डाला गया है। हाँ, उनकी फिजिकलिटी अच्छी है, लेकिन जस्ट द वे इस कैरेक्टर के बारे में लिखा गया है, और वो बिल्कुल मेरे को यहाँ पे बिल्कुल जयदीप जी बिल्कुल मिसफिट लगे। शालिनी पांडे यशराज फाइंड साउथ में वो काम कर चुकी है, और मैंने उन्हें जयेश भाई जोरदार में देखा, तो बस ऐसा लग रहा है कि बस अब ये फिल्म में उनका एक कैमियो रोल ही कहूँगा, बट इट इज़ मोर और लेस एक्सटेंशन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ गुजराती विलेज बेल जो जयेश भाई जोरदार में थी, और वैसी ही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। स्क्रीन प्ले इतना कमज़ोर है कि बस सच बताए तो 1 घंटे के बाद हमने एक ब्रेक लिया, और फिर बाद में चाय वाय पीने के बाद फिर हमने ये कंटिन्यू की, और उसके बावजूद भी इस फिल्म ने हमें ज़्यादातर बांध के रखा नहीं। हाँ, बस जो इसका एंडिंग सीन है उसके अंदर जो थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी होती है वो ये है, और एंडिंग सीन में जो इनके फाइनल डायलॉग्स है जुनैद के, उसमें जब पहली बार ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बंदा अभी अपनी टोन, एक एनर्जी उसमें तब आई है। लेकिन अदरवाइज ये फिल्म बहुत ही एक मैं कहूँगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच महाराज। जैसी स्टोरी है, मुझे नहीं लगता इस फिल्म में कोई संगीत की जरूरत थी। आप एक तरफ बात कर रहे हो औरतों के यौन शोषण की, और फिर आप जैसे कोई कृष्ण लीला मचा रखी, आपने 1-2 गाने डाल दिए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म के लिए, और वो गाने भी कुछ इतने खास नहीं हैं। एक चीज़ जो अजीब लगती है, अब कहने के लिए तो 1862 है और तब तो ब्रिटिश राज था, लेकिन जब तक आप इस फिल्म के अंदर एक गोरा नहीं देखते तब तक आपको बिल्कुल एहसास होता ही नहीं है कि इंडिया इज अंडर ब्रिटिश रूल। और कुछ 1-2 गोरे कैरेक्टर्स के आने के बावजूद भी फिर जो कोर्ट रूम में जो ड्रामा चलता है उसे देख के लगता नहीं है कि दैट इंडिया इज अंडर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, बल्कि गोरों को ऐसे लग रहा है कि वो तो इस महाराज और इनके जो लाखों समर्थक है जो बाहर खड़े, उनसे वो डर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये फिल्म, ये स्क्रीन प्ले कुछ ऐसा है कि बस जो विकिपीडिया डेफिनेशन है ऑफ महाराजा लाइबल केस, बस उसी तरह से ये स्क्रीन प्ले निकल के आता है। अनदर थिंग विच आई थिंक वुड बी परहैप्स डिबेटेड इज कि इस कोर्ट रूम ड्रामा में गीता का दिखाई जाती है, और फिर इसके बारे में पढ़ रहा था तो एज पर एन आर्टिकल ये जो प्रथा है वो हमारी बॉलीवुड फिल्मों में तो रहती थी, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ कोर्ट्स में तो ये शायद 1840 में ये प्रैक्टिस बंद कर दी गई थी। हाँ, जो कुछ नॉन हिंदूज और कुछ नॉन मुस्लिम्स हैं सम अदर फेथ के, उन्हें थोड़ा बहुत परमिशन था कि अपने रिलीजियस टेक्स्ट उस पर हाथ रख के खाते थे, लेकिन जो मैंने पढ़ा कि गीता को कोर्ट में पेश करना, उनसे एक जो भी अक्यूज है या जो भी कटघरे में है उन्हें इसकी कसम दिलाना, ये बॉलीवुड फिक्शन फिल्मों में तो 80s 90s में तो बड़ा कॉमन था, लेकिन आज के दौर में आई थिंक आई एम सरप्राइज कि कैसे राइटर्स या किसी ने, क्रिएटिव टीम, रिसर्च टीम ने कुछ इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। मेरा ऐसा मानना है कि एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था इस फिल्म में, लेकिन उसे इस कमज़ोर स्क्रीन प्ले में एक मजाक सा बना के रख दिया है। और शायद जो हिंदू संगठन होंगे वो शायद इसलिए नाराज़ होंगे जब वो फिल्म देखेंगे कि भाई कि आपने तो इस विषय को अच्छी तरह से बनाया ही नहीं है। दुख होता है कि जब एक अच्छी स्टोरी, खासकर सच्ची घटना हो, और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर उसे जस्टिस नहीं कर पाते हैं। एंड फिर भी खैर यहाँ पे दाद दूंगा मैं यहाँ यशराज और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की, उन्होंने हिम्मत तो जताई। बस जो बॉलीवुड के साथ जो अक्सर आलोचना रहती है कि शायद वो एक सिलेक्टिव एक्टिविज्म जैसा करता है, और जिसमें वो शायद मेजॉरिटी के जो कुछ ट्रू स्टोरीज रहती हैं, इश्यूज रहते हैं, उन पे तो वो फिल्म बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कुछ अदर इवल की इन अदर फेथ, वहाँ ये चुप रहते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके शायद कोई
प्रोड्यूसर्स, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड को लेके जो अक्सर कास्टिंग काउच के सस्पिशन रहता है, कोई इस चीज़ के ऊपर भी कोई फिल्म बनाए, इसका भी कोई हमें सच या झूठ बताए। महाराज में एक पोटेंशियल था और इसका जो संदेश है वो तो खैर क्लियर है कि कैसे भी कोई भी किसी धर्म का हो, लेकिन कभी भी भक्तों को किसी इंसान को भगवान नहीं बनाना चाहिए, उसे कोई ईश्वर अल्लाह का दर्जा नहीं देना चाहिए। और मेरा मानना है ना सिर्फ धर्म बल्कि इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो सिनेमा हो, हमें भी किसी सुपरस्टार को भी भगवान नहीं बनाना चाहिए। पॉलिटिक्स हो, हमें किसी नेता को उसे भगवान का अवतार नहीं बनाना चाहिए। एंड फिर धर्म की जो बात हो तो कतई किसी भी इंसान को आप इतना ना उसे पूजिए कि उसके अंदर की जो खामियां हैं आप उसे भी ना देख पाए। खैर रेटिंग की क्या बात करूं, बस ये कहूंगा कि फिल्म मेरी तरफ से तो इसे बस महाराज को मिलता है 1.5 स्टार, और ये आधा स्टार इसलिए है दैट्स प्योरली बिकॉज जो इस फिल्म के नरेटर है शुरू में और अंत में जिनकी आवाज़ सुनने मिलती है, दैट इज शरद केलकर, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल वॉइस in this film.